हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। आइए फिर से अध्याय 3 को पढ़ते हैं, ग्रामीण जीवन और समाज, जिसमें हम 2 लेक्चर कर चुके हैं। 2 वीडियो में, छोटी छोटी वीडियो में। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिश के आने से पहले हमारे भारतीय ग्रामीण जीवन कैसी थी, यानी लोगों गांव में कैसे जीवन बसर करते थे। और फिर से हमने दूसरी वीडियो में देखा था कि अंग्रेज़ों को कैसे अधिकार मिला लगान वसूल करने की अधिकार, यानी राइट्स कैसे कैसे मिला, तो उस पर डिस्कशन यानी किए हैं। ठीक है गाइस, तो उसको आप देख सकते हैं। आइए फिर से शुरू करते हैं इस वीडियो में और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या क्या दिया हुआ है। लगान व्यवस्था की शुरुआत। टॉपिक का नाम है लगान व्यवस्था की शुरुआत, यानी जो लगान थी उसकी एक तरह से जो डायमेंशन थी, एक तरह से उसकी जो व्यवस्था थी, मैनेजमेंट थी, उसकी कैसे शुरुआत होती है उसको पढ़ते हैं। कई तरह के प्रयासों के बाद आखिर में सन 1789 के आसपास कंपनी सरकार ने जमींदारों के साथ एक करार किया, जिसके अंतर्गत उनके द्वारा कंपनी को दिए जाने वाले लगान 10 वर्षों के लिए तय कर दिया गया। देखिएगा, इस बहुत समय के बाद क्या हुआ, सन 1789 में कंपनी की सरकार जो थी, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी, वो जमींदार के साथ एक तरह से एक मशवरा करता है, एक तरह से आपस में एक तरह से बैठकर एक समझौता करता है, ये दोनों जमींदार और ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश सरकार। ठीक है गाइस, जिसके अंतर्गत कंपनी को दिया जाने वाला लगान, यानी जो कंपनी को दिया जाता था लगान, जो जमींदार लगान पहुंचाता था, वो 10 वर्षों के लिए फिक्स कर दिया गया, यानी 10 वर्षों के लिए एक तरह से तय कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। यह राशि जमींदारों द्वारा किसानों से वसूले गए लगान 9/10 भाग तय कर दिया गया। देखिएगा, यह जो राशि जो था जमींदार जो वसूलता था किसान से, यानी जो वसूलते थे, उसका 9/10 भाग तय कर दिया गया। ठीक है गाइज, इसका मतलब आप क्या समझते हैं गाइज, कि जो यानी गाइज 9/10 यानी 10 भाग में 9 भाग जो होता था, 9 हिस्सा यानी होता था वो, यानी ब्रिटिश को एक तरह से लगान के रूप में जाती थी। आगे चलकर सन 1793 में राशि को हमेशा के लिए निश्चित मान लिया गया। देखिए, आगे चलकर जैसे जैसे समय बढ़ता है, 1793 में क्या होता है कि ये जो पैसा जो होता है, ये जो राशि जो होता है, जो लगान के रूप में जो 10 वर्ष के लिए फिक्स किया गया था, उसको हमेशा के लिए निश्चित यानी फिक्स कर लिया जाता है। इस राशि में भविष्य में कोई बढ़ोतरी नहीं होनी थी। और ये जो राशि होता है, ये जो मतलब जो भी राशि फिक्स होता है, जो भी पैसा, जो भी लगान, उसमें मतलब आगे चलकर कभी बढ़ोतरी यानी बढ़ाया नहीं जाएगा। और इसे क्या नाम दिया गया, अस्थाई बंदोबस्त का नाम दिया गया। तो याद रखना है, अस्थाई बंदोबस्त क्या था, तो ये 1793 में लाई गई थी, एक तरह से लाई तो गई थी 1789 में कंपनी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी और जमींदार के बीच एक समझौता होता है। उसमें क्या होता है, जमींदार को एक तरह से कंपनी जो बोलती है कि 10 वर्ष के लिए एक ही बार लगान तय कर दिया जाता है, और जो जमींदार जो होता है वो किसान से जो लगान वसूलता है, उसका 9/10 हिस्सा जो होता है वो किसको, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट को पहुंचाना होता है। ठीक है, आगे चलकर 1793 में क्या होता है, इसको हमेशा के लिए यानी 10 वर्ष के लिए नहीं, इसको आगे चलकर रिप्लेस हटाकर 10 वर्षों से हमेशा के लिए बना दिया जाता है कि 9/10 भाग जो है वो किसके पास ले जाना है, तो ब्रिटिश को पहुंचाना है उतना राशि। ठीक है, जो भी किसान, जो भी यानी जमींदार वसूलती थी, यानी किसान से, उसका 9/10 भाग जो होता था वो किसको जाता था, वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था। ठीक है गाइस, और इसी को नाम दिया गया आगे चलकर अस्थाई बंदोबस्त। ठीक है गाइस,
एक आकलन के अनुसार यदि किसानों की उपज को 100 माना जाए तो इस व्यवस्था के तहत अंग्रेजी सरकार को उसमें से लगभग 45% का हिस्सा होता था। ठीक है गाइस, देखिए गाइस यहाँ पे बताया जा रहा है एक एग्जाम्पल के रूप में, अगर एक किसान को मान लीजिए 100 यानी 100 मान लीजिए उपज हुई, उसकी कोई भी चीज़ उपज हुई 100, ठीक है। तो उस व्यवस्था के अनुसार, कौन सी व्यवस्था, बंदोबस्त जो थी, अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था, उसके तहत क्या कितना देना होता था, 45% यानी 45% हिस्सा जो होता था वो अंग्रेज को देना पड़ता था। ठीक है गाइस, जमींदार और उसके करिंदे अपने लिए करीब 15% हिस्सा वसूलते थे और शेष 40% किसानों के पास बचता था। देखिएगा 45% जो होता था वो किसके पास चला जाता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। उसमें से 15% यानी 15% में से जो जमींदार होते थे और उसके करिंदे यानी उनके देखभाल करने वाले जो लोग होते थे वो 15%, यानी टोटल हो गया 60% जो बाहर चला गया। बचा जो 40% यानी शेष 40% जो होता था वो किसानों के पास बचता था। ठीक है गाइस, अंग्रेजी सरकार ने जमींदारों से यह करार किया कि भविष्य में इस राशि में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने क्या किया, उसने जमींदार से एक तरह से समझौता किया कि ये राशि जो है 9/10 हिस्सा जो है ये कभी बदली नहीं जाएगी, यानी इसे कभी भी वापस नहीं लिया जाएगा, ये फिक्स है हमेशा के लिए और इतना हमको मतलब क्या चाहिए, राशि चाहिए। ठीक है गाइस, लेकिन जमींदारों को लगान की तय राशि नियमित तिथि को सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य था। देखिए जमींदार जो होते थे, जमींदारों को यानी लगान की तय राशि यानी जो लगान जो होता था, जो फिक्स लगान जो बताया 9/10 हिस्सा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो फिक्स की थी, वो जो लगान जो था नियमित, उसको क्या करना पड़ता था कि सूरज डूबने यानी कि शाम यानी ढलता है, यानी सूरज डूबने के पहले सरकारी कार्यालय यानी कि जो दफ्तर होता था यानी गवर्नमेंट ऑफिस जो होता था वहाँ पे जमा करवाना एक तरह से अनिवार्य था। ठीक है गाइस, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो कार्यालय होते थे यानी जो ऑफिस होता था वहाँ पे क्या होता था, सूरज डूबने से पहले पहले क्या होता था, वो लगान को यानी क्या करना पड़ता था, यानी जमा करवाना पड़ता था। ऐसा नहीं करने पे उनकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। देखिएगा ऐसा नहीं करने पे क्या होता था, उनकी जो जमींदारी जो होती थी, जो जमींदार होते थे उनकी जमींदारी नीलाम कर कर दूसरे को दे दी जाती थी। ठीक है गाइज, उनसे छीन लिया जाता था। इसी को हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी, सनसेट लॉ भी इसको बोला जाता है। ठीक है, सूरज डूबने से पहले मतलब जो लगान थी वो लगान को क्या करना पड़ता था, यानी जमींदार को यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के कार्यालय में पहुंचाना पड़ता था। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं सूरज डूबने से पहले तक, तब उनकी क्या होती थी, जमींदारी एक तरह से नीलाम हो जाती थी, एक तरह से छीन ली जाती थी। ठीक है गाइस, सरकार को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि अकाल या बाढ़ के कारण फसल नष्ट हो गई या पैदावार कम हुई। सरकार जो थी, गवर्नमेंट जो थी, उसको कोई परवाह या फिक्र नहीं थी कि बाढ़ आ रही है या पानी की कमी है या अकाल पड़ रही है या कुछ भी हो रही हो, मतलब क्योंकि उपज जो होती है वो उस पर बहुत सारी चीज़ों का प्रभाव होता है। अगर ज़्यादा बारिश हो गई तो ज़्यादा पानी आ गई तो उससे बाढ़ में बह जाने का खतरा होता है। फिर अगर बारिश नहीं हुई तो एक तरह से ड्राउट सुखाड़ पैदा होने का कारण होता है। तो बहुत सारी चीज़ों पे क्या होता है, जो एग्रीकल्चर जो होता है वो बेस्ड होता है। और ये सब चीज़ का कोई परवाह नहीं था किनको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि उनको सिर्फ लगान लेने से मतलब रहता था। जमींदारों को हर हाल में तय राशि नियत तिथि को जमा कराना ही था। जो जमींदार जो होते थे उनको हर हाल में, किसी भी हाल में, यानी तय तिथि जो डेट फिक्स होता था उस डेट पे क्या करना पड़ता था, यानी कि जो राशि जो फिक्स की थी ब्रिटिश गवर्नमेंट वो एक तरह से पहुंचाना पड़ता था। ठीक है गाइस,
यह व्यवस्था बंगाल, वर्तमान बंगाल, बिहार व उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में लागू किया गया। सन 1790 के आसपास तक ये ही इलाके कंपनी के अधीन थे, क्योंकि हम जानते हैं इससे पहले वाली लेक्चर यानी अध्याय 2 में पढ़े थे कि कैसे यानी कि बक्सर का यूज 1764 और 1757 यानी बेटल ऑफ प्लेसी जो हुआ था, ये दोनों लड़ाई के बाद यानी बक्सर के बाद यानी नियमित रूप से जो बंगाल और उड़ीसा और बिहार के जो इलाके थे वहाँ से इनको दीवानी राइट्स मिल गई थी, यानी वहाँ से लगान वसूल करने का राइट मिल गया था। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था, तो उसी चीज़ को यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो व्यवस्था था, कौन सा व्यवस्था, स्थानीय बंदोबस्त व्यवस्था, जिसके बारे में हमने पढ़ा अभी, उस व्यवस्था को यहाँ पे लागू किया गया, क्योंकि कंपनी का जो एक तरह से ये सब इलाके जो थे यानी बंगाल, उड़ीसा, बिहार और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाके वो अधीन थे, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के यानी एक तरह से ये में थे। इस व्यवस्था के लागू होने से भारतीय ग्रामीण समाज में एक नई बात सामने आई। जमींदार जो अब तक अपने इलाके में केवल लगान वसूल करने के अधिकारी होते थे, अब जमीन के मालिक बना दिए गए। देखिए इस चीज़ से क्या हुआ कि एक ग्रामीण जीवन जो था यानी गांव के जो लोग था, गांव का जो समाज था, उसमें एक बदलाव ये आया कि जो जमींदार जो था अब वह इलाके में केवल लगान वसूल करने के अधिकारी होते थे पहले, लेकिन अब जमीन के मालिक भी बना दिए गए। यह कंपनी सरकार के अधिकारियों की बहुत सोची समझी नीति थी, और ये जो थी नीति मतलब ये पॉलिसी जो थी गवर्नमेंट के अधिकारियों की बहुत सोची समझी यानी पॉलिसी यानी नीति थी। इसके बाद अगर कोई जमींदार नियत तिथि तक पूरी राशि का इंतजाम नहीं कर पाता था तो उसके पास यह विकल्प होता था कि वह अपनी जमींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रखकर कर्ज ले लेकर और अपना भुगतान कर दे। देखिएगा कैसे एक्सप्लॉइट करता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। देखिए यहाँ पे क्या होता है, जमींदार जो होते हैं, जमींदार अगर वो नियत यानी कि फिक्स डेट पे अगर कहीं से इंतजाम नहीं कर पा रहा है, जो राशि जो लगान की फिक्स हुआ था अगर वो पे नहीं कर पा रहा है यानी चुका नहीं पा रहा है या पहुंचा नहीं पा रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास, तो उनके पास एक विकल्प होता है, एक ऑप्शन देता है ब्रिटिश गवर्नमेंट। वो बोलता है कि अपनी ज़मींदारी का कुछ हिस्सा गिरवी रख कर, यानी जो ज़मींदारी में जो ज़मीन जो होता है उसको कुछ गिरवी रख कर कर्ज ले लेकर अपना भुगतान कर दे। ठीक है गाइस, यानी वहीं उन्हीं का ज़मीन और उसी का ज़मीन को कर्ज यानी एक तरह से गिरवी पे रख कर कर्ज लेकर ब्रिटिश गवर्नमेंट को चुकाओ, या फिर वह अपने इलाके की कुछ ज़मीन बेच कर भी पैसे का इंतजाम कर सकता है। देखिएगा फिर मतलब एक और चीज़ था कि वो अपने इलाके के जो ज़मीन जो थी उसको बेचकर पैसे का इंतजाम कर सकता था। तो देखिएगा कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट का एक तरह से मेनली मोटो, उनका एम जो होता है, एम जो होता है मेनली वो चीज़ होता है कि उनको सिर्फ लगान से मतलब था। बाढ़ आए, सुखाड़ आए, बरसात आए, कुछ भी आए, उससे उनको कोई मतलब नहीं था कि जो किसान है क्या उपज हो रही है नहीं हो रही, उससे कोई मतलब नहीं था। और देखिए ज़मींदार से भी क्या बोलते हैं कि आप उस ज़मीन को क्या कर सकते हैं, या तो गिरवी रखकर कर्ज लेकर आप यहाँ पे पहुँचाइए। तो बताइए किस तरीके से इनकी मानसिक एक तरह से वो थी। ऐसा करने के पीछे एक दूसरी सोच भी थी। अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि जमीन के मालिक बन जाने से जमींदार खेती में सुधार और पैदावार बढ़ाने का प्रयास करेंगे। देखिए अंग्रेज इसके पास पीछे ये कारण था कि अंग्रेज ऐसा सोचते थे कि ज़मीन के मालिक बन जाने से जो ज़मींदार जो होता है वो एक तरह से खेती जो होता है वो अच्छे से करवाएगा, मतलब सुधार करवाएगा, पैदावार यानी जो फटी एक तरह से जो पैदावार जो होगा वो बढ़वाएगा। मतलब उनके अपने देश तथा यूरोप के अन्य देशों में कुछ ऐसी ही व्यवस्था थी, और ये जो व्यवस्था जो भी लगा रहा था मतलब ऐसी व्यवस्था उनके देश में कहीं थी यूरोप में। एक बात और, वे भारत में अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए भारतीय लोगों में से ही अपने लिए एक समर्थक समूह तैयार करना चाहते थे।
वे चाहते थे कि मतलब भारत के लोग में से ही कुछ लोग जो हो उनके समर्थक बन जाए और उसी से क्या करे, मतलब भारत में एक तरह से मजबूत अपने आप को खड़ा रखना चाहते थे। कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। एक ऐसा समूह जो अपना अस्तित्व अंग्रेजों के यहाँ बने रहने में देखता हो। इसके लिए जमींदारों से बेहतर समूह उनके लिए कोई और नहीं हो सकता। देखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट एक तरह से बोल रहा हूँ ना कि एक तरह से मेंटली गेम खेल रहा था दिमाग से। वो चाह रहा था कि कुछ ऐसे लोगों को एक तरह से बना कर लेकर चले जो हमको मतलब समर्थक यानी कि सपोर्ट करे, और ऐसे समूह को मतलब जो हमारे अस्तित्व को बचा कर रखे, मतलब हमको चाहे, हमको प्यार दे, इस तरीके से। इसलिए वो चाह रहा था कि मतलब सबसे अच्छा यानी जमींदार से बेहतर कोई और विकल्प नहीं होगा। इसलिए जमींदार से क्या होता था, उनको एक तरह से बढ़िया से उसको सपोर्ट करके ब्रिटिश गवर्नमेंट रखता था। इन लोगों का अपने इलाकों के गांवों पर काफ़ी प्रभाव होता था और इनके माध्यम से अंग्रेज़ों के लिए भारतीय गांवों पर नियंत्रण कर पाना काफ़ी आसान था। देखिए, जो जमींदार जो था वो पहले से काफ़ी कंट्रोल रखता था अपने अपने इलाके, अपने अपने गाँव में, और उसी के माध्यम से अंग्रेज़ क्या करता था, हेल्प उठाता था और भारतीय गाँवों पर यानी कंट्रोल करता था। ठीक है। आगे चलकर अंग्रेजी सरकार की यह नीति काफ़ी सफल सिद्ध हुई। 20वीं सदी में जब उनके खिलाफ आंदोलन शुरू हुए तो इस वर्ग के अधिकांश लोगों ने उनका साथ दिया। देखिए, ये मतलब आगे चलकर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो चाल चलती है उसको सफल सिद्ध होता है और उसको लाभ होता है, क्योंकि जब 20वीं सदी में जब हम पढ़ेंगे आगे, जैसे आंदोलन होगा, उस आंदोलन में क्या होगा, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमारे देश में ही वो ब्रिटिश गवर्नमेंट का साथ देते हैं, एक तरह से हेल्प करते हैं किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो ये एक तरह से देखिए कहाँ से ये तैयार कर रहा था और आगे चलकर वहीं उसको फ़ायदा देते हैं। मगर इस व्यवस्था की सबसे बड़ी खामी यह थी कि सरकार ने जमींदारों से उन्हीं दी गई जमीन के बदले कितनी लगान ली जानी थी यह तो तय कर दिया, लेकिन किसानों से जमींदार कितना वसूलेंगे यह तय नहीं किया। देखिएगा, ब्रिटिश गवर्नमेंट का यहाँ देखिए कैसा एक तरह से खेल खेला। उसने क्या कहा, जमींदार से तो फिक्स कर दिया कि हमको इतना लगान चाहिए, लेकिन जमींदार यानी एक तरह से फिक्स नहीं किया किसान से कि भाई आप कितना हमको दोगे कि हम अगले को लौटाएंगे, इस तरीके का नहीं था। ठीक है। किसान से यानी जमींदार कितना वसूलेगा ये ब्रिटिश गवर्नमेंट तय नहीं किया। ठीक है। इसका प्रभाव यह पड़ा कि कई जमींदार ज़रूरत से ज़्यादा पैसा किसान से वसूल करते थे, जिससे किसानों पर कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया। देखिएगा, इसके चलते ये हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जब ये तो फिक्स कर दिया था कि हमको इतना लगान चाहिए, ये फिक्स नहीं किया था कि जो ज़मींदार है वो कितना मतलब किसान से यानी लगान ले सकता है। इसके चलते क्या होता था, जो जो ज़मींदार जो होता था वो किसान से फ़ायदा उठाता था और वो एक फिक्स नहीं, वो ज़्यादा पैसों का एक तरह से डिमांड करता था और ज़्यादा पैसा लेता था किससे, किसान से। इस चीज़ में आते आते किसान पे एक तरह से कर का बोझ काफ़ी बढ़ गया, यानी जो लगान का होता है, टैक्स का बोझ जो होता है वो काफ़ी बढ़ गया। दूसरे समय पर लगान न चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, दूसरे दूसरे समय पर अगर लगान न चुका पाने के कारण कई पुराने जमींदार जो थे अपने किसानों से बलपूर्वक लगान वसूल नहीं करते थे, उनकी ज़मींदारी चली गई और उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्हें किसान व गांव के हित से कोई मतलब नहीं था। कई जमींदार कर्ज के बोझ से दब गए और धीरे धीरे उनकी जमींदारी महाजनों के व्यापारियों के हाथ चली गई। तो देखिएगा इस कैसे क्या होता है कि जो जो इनके हित होते हैं, ज़मींदार के कुछ अच्छे ज़मींदार भी होते हैं, वो क्या करते हैं, वो बलपूर्वक यानी लगान वसूल नहीं करते हैं वो किसान से, और उनकी ज़मींदारी चली जाती है, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ले लेती है एक तरह से। उनकी जगह ऐसे लोगों ने ले ली जिन्हें किसान व गांव के हित का कोई मतलब नहीं था। कई ज़मींदार जो होता है वो कर्ज के बोझ से दब जाते हैं, मतलब उनको क्योंकि टाइम पे देना होता है यानी लगान, और वो टाइम पे देने के लिए वो भी कर्ज लेंगे, और जब कर्ज लेते लेते वो दब जाते हैं और धीरे धीरे उनकी ज़मींदारी महाजनों व व्यापारियों के हाथ चली गई। ठीक है गाइस।
इस व्यवस्था के लागू होने से कंपनी सरकार की समस्या थोड़े दिनों के लिए समाप्त हो गई, लेकिन सन 1815 से 20 तक उनके अधीन कई और इलाके आ गए और वहाँ के लिए भी कोई लगान व्यवस्था तय करनी थी। देखिएगा, इस व्यवस्था से क्या हुआ कि कंपनी सरकार जो थी उनके पास क्या हुआ कि समस्या थोड़े दिन के लिए मतलब एक तरह से प्रॉब्लम शांत हो गया, लेकिन 1815 और 20 तक उनके मतलब कंट्रोल में और भी इलाके आ गए, मतलब और भी जगह को उन्होंने कैप्चर किया, एक तरह से अपने अधीन कर लिया। ठीक है गाइस, और वहाँ भी इनको एक तरह से लगान व्यवस्था को तय करनी थी। अस्थाई व्यवस्था के लागू होने के समय से कंपनी के अधिकारियों में दो मत थे। देखिए, अस्थाई व्यवस्था जो थी उसके लागू होने के समय कंपनी के अधिकारियों में दो मत थे, यानी दोनों तरफ एक तरफ से ये था। एक मत तो इसका पक्ष में था, जबकि दूसरे मत वाले लोगों को यह लगता था कि इससे कंपनी सरकार को नुकसान हो रहा है। देखिए गाइस, दो तरह के लोग थे यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधिकारी में, जब अस्थाई यानी व्यवस्था लागू हुआ जो पहली वाली। ठीक है गाइस, इसमें एक पक्ष कहता था कि ये ठीक है व्यवस्था जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था थी, दूसरे मत वाले बोलते थे कि इस व्यवस्था से मतलब कंपनी को नुकसान हो रहा है। बताइए अब किस चीज़ का नुकसान हो रहा है। वो चाहते थे कि सरकार को कुछ वर्षों बाद लगान राशि को बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए था। मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट बता रहे हैं ना गाइज, इनको सिर्फ लगान से मतलब था। ये क्या चाहते थे कि कुछ दिनों के बाद मतलब लगान बढ़ाने का अधिकार अपने पास रखना चाहिए, क्योंकि वो फिक्स कर दिए थे ना कि हमको इतना चाहिए, और ज़मींदार जो थे वो अपने मनमानी जाकर किसान से वसूलते थे। उनका मानना था कि सरकार का खर्च लगातार बढ़ता जाएगा और इसे पूरा करने का कोई रास्ता नहीं है। इनका लगता था कि सरकार का जो खर्च था वो मतलब बढ़ता जा रहा है, उसको पूरा करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। दूसरी ओर अधिकारियों को यह भी समझ में आने लगा था कि इस व्यवस्था में सबसे ज़्यादा फायदा ज़मींदारों को हो रहा है, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को पता चलने लगा था कि इस व्यवस्था से यानी अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था से ज़मींदार को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि वो तो निश्चित कर दिए थे, लेकिन वो ज़मींदार कितना ले रहा है यानी किसान से उनको ये पता नहीं था। लेकिन ये था कि वो उसको पता चल गया था कि ये फ़ायदे में है ज़मींदार, उन्हें बगैर कुछ किए ही अच्छा धन मिल रहा था, तो उनके विचार से क्यों नहीं सीधा किसानों से ही संपर्क किया जाए। इस विचारधारा के पीछे एक अंग्रेज अर्थशास्त्री रिकार्डो की सोच का बड़ा हाथ था। अब जब कुछ नए इलाकों में लगान व्यवस्था तय करने का समय आया तो दूसरे मत वाले लोगों की जीत हुई। मतलब दूसरे मत वाले जो बोल रहे थे कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यानी एक तरह से नुकसान हो रही है, क्योंकि हम अपने हाथ में नहीं रखे हैं कि कब कितना बढ़ाना है, क्योंकि वो तो फिक्स कर दिए थे। इधर जमींदार जो थे वो अपने हिसाब से जितना चाहे मन चाहे वो मांग रहे थे, किसान से लगान ले रहे थे। ठीक है गाइस, तो उनको लगने लगा था कि जमींदार को सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है। ठीक है, इस के मुताबिक रिकार्डो के अनुसार उनकी पुस्तक का नाम प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक, जो सन 1821 में प्रकाशित हुई थी। यानी रिकार्डो जो था, वहीं रिकार्डो एक अर्थशास्त्री था, उससे मतलब ये चीज़ बात होती है। जमींदार खुद उत्पादन के लिए कुछ नहीं करता है, मजदूर अपना श्रम लगाता है, पूंजीपति अपनी पूंजी लगाता है, उद्यमी उद्योग संगठन में सक्रिय होता है। जमींदार जमीन के लिए जो किराए पाते हैं वह सीमित मात्रा में उपलब्ध जमीन पर उनके एकाधिकार की वजह से उन्हें मिलता है। उनके विचार में उत्पादन में भूस्वामियों का कोई सकारात्मक योगदान नहीं होता है, इसलिए शासन को उनकी आय पर कर लगाना चाहिए। इसलिए क्या करना चाहिए, जो गवर्नमेंट है उसकी शासन पे क्या करना चाहिए, आय लगाना चाहिए। उचित तो यह होता कि ज़मीन पर उसके मालिकाना अधिकार को समाप्त कर भाषण सारी ज़मीन अपने हाथ में ले ले और उसे उद्यमी लोगों को उपलब्ध कराए। यानी डायरेक्ट मतलब यहाँ पे किसानों से यानी एक तरह से वो किया जाए, वो बात चल रही थी यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट की। तो हमने क्या देखा कि अस्थाई बंदोबस्त क्या है, कैसे गवर्नमेंट यहाँ पे फिक्स कर देता है, फिर कैसे यहाँ पे हमारे किसान लोगों पे दबाव बढ़ेगा, वो एक तरह से
फंसते जाएंगे एक तरह से कर्ज के पहाड़ में, और किस तरीके से आगे चलकर मतलब दिक्कत आएगी। तो थैंक यू सो मच गाइज, वीडियो इतना ही रखता हूँ, एक एक टॉपिक रखता हूँ जिससे आपको रिवीजन करने में सही रहेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच।